हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जो दोस्तों एसएसटी की सीरीज़ चल रही है न्यू वाली, उसका जो है तीसरा पार्ट। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको दो जो है कि वीडियोस दे चुका हूं और आज ये जो है हमारी तीसरी वीडियोस है, जिसमें दोस्तों हम लोग 7 डेज़ का जो है कि प्लान रखे हैं, जिसमें हम लोग 7 वीडियोज़ में पूरे एनसीईआरटी जो है कि कवर करने वाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग भी वीडियोज़ को नहीं देखे होंगे इसका लिंक जो है इन दोनों वीडियोज़ का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है कि पूछा गया है। चलिए, पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए ध्यान से और सॉल्व करने का प्रयास करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस तरीके से एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ये सीरीज़ आप पूरी अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपका जितना भी डाउट्स है और जितने भी क्वेश्चन है वो आपके अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे और आपको अच्छे नंबर्स जो है एसएसटी में आपको देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट जो कथन है यहाँ पर दिया है कि बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा को बताया, यानी लालसा को बताया। दूसरा पॉइंट है कि उन्होंने कहा कि जो आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य जो है तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। दिया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में सत्य है। अगर आपने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में या बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि बुद्ध ने ही दुख का कारण को क्या बताया था, तृष्णा को बताया था। ये पॉइंट आपका सही है। और उससे मुक्ति पाने का जो उन्होंने उपाय बताया था, उन्होंने बताया था कि आत्मसंयम जो है कि अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। दोनों पॉइंट जो है बिल्कुल सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी जो है बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए, नहीं वाले जो क्वेश्चन है उनको आपको काफ़ी ध्यान से करना है, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन में ही आपसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। तो सही बात है कि बौद्ध संघ में जो पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। वही दिया है कि सभी व्यक्ति जो है संघ में प्रवेश ले सकते थे, तो ये पॉइंट भी संघ के बारे में बिल्कुल सही बोला गया है। तीसरा पॉइंट है कि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है बौद्ध संघ के बारे में। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, तो ये पॉइंट आपका गलत है। और यही पूछा गया था आपसे कि कौन सा सही नहीं है, तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। कथन और कारण वाले क्वेश्चंस आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं और ज़्यादातर आप उसमें परेशान होते हैं, तो ध्यान से देखिए ऐसे क्वेश्चंस को। कथन में क्या पूछा गया है आपका कि जो साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकें। कारण दिया गया है कि महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्रकृति भाषा में दी है, इस वजह से जो है उन शिक्षाओं को ये समझ सके। तो दोनों पॉइंटें सही हैं, और इसी वजह से वो समझ सके क्योंकि प्रकृति भाषा में दी गई हैं, तो कारण भी बिल्कुल सही बोला गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए का ही बन जाएगा कि एक और ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। बाकी ऑप्शंस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही हैं। बौद्ध संघ से कौन से कथन कौन कौन से सही हैं। पहला बोला गया है कि संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था, और दिया है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जो है विनय पिटक में मिलते हैं। तो दोनों जो है कि बातें बिल्कुल सही बोली गई हैं। संघ जो है भिक्षु और भिक्षुणियों का ही क्या था, एक संगठन था, जो कि हम अभी पीछे पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है संघ में जो रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस में मिलते हैं, विनय पिटक में मिलते हैं। ये पॉइंट भी आपका सही है, तो दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। निगेटिव वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दिया है कि संघ के पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ये देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है दोबारा से क्या हो गया है, रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6।
6 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है कि कुछ शैलीकृत गुफाओं को बिहार कहते हैं। कुछ शैलीकृत गुफाओं को बिहार कहते हैं, तो बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट बोला गया है कि बिहार जो है बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी, जो बाद में निवास स्थल में क्या गया, बदल गया। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है कि प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। तो दोनों पॉइंट जो है बिल्कुल सही बोले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा कि 1 और 2 दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों पूछा गया है, कथन में बोला गया है कि आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वहीं दिया गया है कारण कि उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा पॉइंट भी आपका क्या है, सही है कि उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। बट ये जो कारण है वो ये का सही कारण नहीं है कि आश्रम व्यवस्था में स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति जो है कि नहीं है, तो ये इसका कारण है। तो ये इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका पूछा गया है कि बौद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की थी। संस्कृत भाषा की यह रचना किससे संबंधित है? भूगोल से, खगोल से, आयुर्वेद से, व्याकरण से। तो ये जो रचना आपकी संबंधित है संस्कृत भाषा की, ये आपका किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। याद रखेंगे इस चीज़ को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका बोला गया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी और इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए अगर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो ये आपका 2300 साल पहले हुई थी और इसके जो स्थापना, इसके संस्थापक थे वो थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों है कि कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? अष्टाध्यायी अर्थशास्त्र, मालविका मित्रम एंड अभिज्ञान शाकुंतलम। तो मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है सभी लोगों को लगभग पता होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बता देते हैं आपको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौटिल्य द्वारा जो लिखी प्रसिद्ध पुस्तक है वो है क्या? अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पहले में है चंद्रगुप्त, अशोक और बिंदुसार। दूसरे में है अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त, और बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, और चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। तो बात करें अगर हमने पिछले अभी क्वेश्चंस में पढ़ा था कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके संस्थापक रहे हैं, तो सिंपल सी बात है पहले नंबर पे कौन आएंगे? चंद्रगुप्त आएंगे। तो 2 में है, ठीक है, एक पहले में है और एक लास्ट में है। ये 2 ऑप्शंस तो आपके कट ही गए। तो चंद्रगुप्त में कौन, फिर उसके चंद्रगुप्त के बाद कौन आया? बिंदुसार आया, उसके बाद अशोक आया। तो इस वजह से जो आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। दिया है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? फर्स्ट है पाटलिपुत्र, दूसरा है उज्जैन, और तीसरा है तक्षशिला, और फोर्थ है आपका सांची। मौर्य साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो देश तो ये थी आपकी पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका दोस्तों पूछा गया है कि अनेक स्थानों से अशोक के जो है शिलालेख मिले हैं। तो निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के जो है शिलालेख प्राप्त हुए हैं? पहला है कांधार, दूसरा ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार, लुम्बिनी। तो कहाँ कहाँ पर मिले हैं? तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। 1 और 2, 2 और 5, 1, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हम बात करते हैं कि जो अशोक के शिलालेख हैं
ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये इन सभी जगहों से प्राप्त हुए हैं जो पांचों दिए गए हैं। कांधार से भी प्राप्त हुए हैं, ब्रह्मगिरी से भी प्राप्त हुए हैं, जौगढ़ से भी प्राप्त हुए हैं, गिरनार और लुम्बिनी, ये सभी जगहों से प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिया गया है कि कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने इस नामों को सुना होगा, कर जो है वसूले जाते थे, नजराना पेश किया जाता था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके सही हो सकती हैं। फर्स्ट बोला गया है कर के बारे में कि कर जो है अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे। क्या यह बात सही है? तो बिल्कुल सही नहीं है, ये बात आपकी गलत है। वहीं दिया है नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। तो देखिए ये दोनों चीज़ों को उल्टा जो है कि बोल दिया गया है, यानी नजराना भी राज्य द्वारा नियमित रूप से नहीं लिया जाता था, तो ये भी गलत है। यानी दोनों ऑप्शंस आपके गलत हैं। तो ना ए सही है ना दो सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा न तो एक और न ही दो। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है दोस्तों कि मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट में आपका बोला गया है कि राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। क्या यह बात सही है? तो ये अगर बात करें मौर्य प्रशासन में तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा पॉइंट है कि जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। तो मौर्य प्रशासन में ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? तो सभी को ये चीज़ पता होगा, और नहीं पता है तो जान लीजिए, उसका नाम था क्या? मेगस्थनीज। क्या था? मेगस्थनीज है। तो उसका राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। बाकी ये ऑप्शन आपके बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि मेगस्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया सम्राट के विषय में, उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि मेगस्थनीज ने जो कुछ भी भारत में देखा था उसका विवरण जो सम्राट को उसने दिया, तो उसके विषय में, उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। दूसरा है कि उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। तीसरा है कि राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। तो उपयुक्त में से कौन से कथन जो है कि सही हैं? अगर हम बात करते हैं जो मेगस्थनीज ने भारत में जो कुछ भी देखा था, ये तीनों ही चीज़ें बिल्कुल पॉइंट वाइज क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा कि जो भी उसने देखा था सम्राट के बारे में, सम्राट के विषय में, ठीक है, तो उसके विवरण के बारे में ये सभी पॉइंटें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका पूछा गया है कि अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? यानी जो अधिकारियों को उन्होंने नियुक्त किया था अशोक ने, जो जगह जगह जाकर क्या करते थे? लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे, उनको क्या कहा जाता था? किस नाम से जाना जाता था? धम्माधिकारी, धम्म गुरु, धम्म महामात, धम्म आमत। तो उनको कहा जाता था दोस्तों धम्म महामात। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे चीज़ों को, आपके पास समय नहीं है कि हम एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा पढ़ें, ठीक है, समय कम होने के नाते हम जो है थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। दिया गया है दोस्तों कि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं? देवनागरी, तमिल, ब्राह्मी, बांग्ला। सभी जो लिपियां हैं जो उत्पन्न हुई हैं ये हुई हैं किससे? ब्राह्मी लिपि से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा गया है दोस्तों कि दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? पोडुका, बेरिगाजा, मसूलीपत्तनम, मुजिरिम। देखिए दक्षिण भारत में स्थित जो अरिकामेडु है उसका रोमन नाम क्या था? तो उसका नाम था पोडुका। क्या था? पोडुका था। तो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लगभग 2500 वर्ष पहले कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उपायों में क्या है सम्मिलित है जो कदम उठाए गए थे? तो हल के फाल जो है लोहे का प्रयोग होने लगा था, धान की रोपाई शुरू हो गई थी, सिंचाई के उपाय किए गए थे। तो ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है कि जो सिंचाई के कृषि के विकास में जो है प्रक्रियाएं हुई थी, ये सभी तीनों हैं। तो राइट आंसर जो बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, यानी 1, 2 और 3 तीनों के तीनों बातें बिल्कुल सही बोली गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि लगभग 2500 वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है कि गांवों का जो प्रधान होता था व्यक्ति, वो व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। और दूसरा दिया है कि गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को भूपति कहा जाता था। तो देखिए ये पॉइंट आपका गलत बोला गया है कि भूपति कहा जाता था, ये गलत है। पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा कि केवल 1 जो है आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका बोला गया है कि संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, कि यानी कि तमिल से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, कथन क्या बोला गया है कि मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। वहीं कारण बोला गया है कि मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था, इसी वजह से क्या है महत्वपूर्ण नगर रहा है। तो ये दोनों पॉइंटें बिल्कुल सही हैं और ये इसका कारण भी रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कुषाणों की राजधानी रही है? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, दूसरा है मथुरा, तीसरा अमरावती और चौथा है कंधार। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, यानी कि मथुरा जो है कुषाणों की राजधानी रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है कि प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपका बोला गया है कि श्रेणी जो है संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। दूसरा दिया है कि ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसा जमा रखते थे। क्या इसमें से दोनों पॉइंटों में से क्या सही है, क्या ये पूछा गया है? तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं कि श्रेणी जो है संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक समूह होता था, तो ये पॉइंट आपका गलत है। जबकि ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी और जहां लोग पैसा जमा रखते थे, ये पॉइंट आपका केवल सही है। तो दूसरा पॉइंट आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, कि केवल 2 आपका क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये तो हो गया है, ठीक है, अभी हमने किया है तो इसको मूव करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन से लिपि का प्रयोग किया जाता था? दिया है पहले ब्राह्मी, यूनानी, संस्कृत, मलयालम। तो तमिल भाषा के लिए हम जो है लिपि का प्रयोग किया जाता था वो थी ब्राह्मी लिपि, यानी कि राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही। तो हम लोगों ने किए हैं इंपॉर्टेंट 28 क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपको चीज़ें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है और वो आपके लिए होने वाला है इंपॉर्टेंट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।